जिसमें मैंने आपको बताया कि हम इस तरीके से कुछ क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखते हैं, अगर ऐसे समझ आता है वेल एंड गुड, नहीं तो फिर बोर्ड से समझेंगे जैसे पहले क्लासेस चल रही थी। ठीक है जी, तो क्लास है क्लास 11th में अकाउंटेंसी का हमने चैप्टर 1 स्टार्ट किया था। चैप्टर 1 कौन सा था? इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन हमने स्टार्ट कर दिया था। इंट्रोडक्शन में सबसे पहला क्वेश्चन क्या पढ़ाया था, याद है? करो याद। डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग। थोड़ा सा लॉकडाउन बढ़ता जा रहा है, ठीक है, एंड बीइंग एज यू आर 11th स्टूडेंट, आपके साथ थोड़ा फेस टू फेस इंटरेक्शन नहीं हो पा रहा है। तो आई होप कि जो भी वीडियोस अपलोड हो रही है वो आपको अच्छे से समझ में आ रही है। ठीक है जी, वैसे भी 1-2 दिन पहले न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल आ रहा था कि एक छोटे बच्चे को उसके पेरेंट्स ने जबरदस्ती ट्यूशन भेज दिया, तो उसने पुलिस बुला ली कि जी कोरोना चल रहा है और ये मुझे भेज रहे हैं ट्यूशन। तो इसलिए हम थोड़ा सा, आप पुलिस ना बुलाओ, उसके बाद स्टार्ट करेंगे फेस टू फेस क्लासेस। तब तक थोड़ा सा वीडियोस चलाएंगे। तो याद करो, सबसे पहला क्वेश्चन आपने क्या पढ़ा था अकाउंटिंग का? डेफिनेशन ऑफ अकाउंटेंसी। रिमेम्बर व्हाट वाज द डेफिनेशन ऑफ अकाउंटेंसी? इट इज एन आर्ट ऑफ, पढ़ लो फटाफट से, 6 की 6 चीजें मैंने आपके लिए लिख दी हैं, ये सारी याद करो। इट इज एन आर्ट ऑफ आइडेंटिफिकेशन, मेजरमेंट, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग एंड कम्युनिकेशन। अच्छा, जो मैंने लेक्चर अपलोड किया था उसमें से कुछ क्वेरीज के कॉल मेरे पास आ गए थे, और अगर अभी भी किसी को कोई क्वेरी है उन टॉपिक्स पे तो आप आराम से कॉल कर सकते हो। क्या क्या पढ़ा था आपने? व्हाट आर द एट्रीब्यूट्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग। सबसे पहले फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई करना, फिर उन्हें मेजर करना इन द टर्म्स ऑफ रुपीज, फिर रिकॉर्ड करना इन द फॉर्म ऑफ, बोलो बोलो बोलो, रिकॉर्ड करना इन द फॉर्म ऑफ जर्नल एंट्री। ठीक है जी, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, जिसके बीच में कोई भी गैप नहीं होना चाहिए। फिर एक सेपरेट हेड बनाना, जैसे कि जब हम रिकॉर्ड करते हैं तो राम की सारी ट्रांजैक्शंस एक ही जगह पे नहीं होती है ना। जब आप रिकॉर्डिंग करते हो तो आप डेट वाइज रिकॉर्डिंग करते हो सकता है राम की कोई ट्रांजैक्शन पहले है, कोई 5 अप्रैल को है, कोई 12 अप्रैल को है, कोई 15 अप्रैल को है, कोई 20 अप्रैल को है, तो उसके बीच में भी बहुत सारी ट्रांजैक्शंस होगी। तो अगर मुझे सिर्फ राम की ट्रांजैक्शंस ढूंढनी है तो इट बिकम्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड कि मैं सारी राम की ट्रांजैक्शंस एक साथ कैसे ढूंढूंगी एट द एंड ऑफ द ईयर। ऐसे ही शाम है, ऐसे ही परचेज है, ऐसे ही सेल है, ऐसे इलेक्ट्रिसिटी बिल है, हर चीज है। तो एवरी टाइम जब आप रिकॉर्डिंग करते हो तो ट्रांजैक्शंस बहुत ज्यादा मिक्स हो जाती है, क्योंकि जब आप रिकॉर्डिंग करते हो तो रिकॉर्डिंग कौन सी फॉर्म में की जाती है? क्रोनोलॉजिकल फॉर्म में। तो कुछ चीजें बहुत ज्यादा मिक्स हो जाती है, तो इसलिए हम उसे क्लासिफाई करते हैं, यानी कि सेपरेट हेड्स में रेडी करते हैं। तो याद करो, आइडेंटिफिकेशन हमेशा कौन सी ट्रांजैक्शंस का होता है? एक वर्ड सिखाया था, वो वर्ड चाहिए मुझे, जल्दी चाहिए, फटाफट से। क्या वर्ड था वो? आइडेंटिफिकेशन हमेशा कौन सी फॉर्म में करते हैं? कौन सी ट्रांजैक्शंस को हम आइडेंटिफाई करते हैं? बोलिए बोलिए, बी क्विक। कौन सी ट्रांजैक्शंस को हम आइडेंटिफाई करते हैं जो कौन से नेचर की होती है? मॉनेटरी। जो नॉन मॉनेटरी नेचर की ट्रांजैक्शंस होती हैं हम उनको आइडेंटिफाई नहीं करते। तो आइडेंटिफिकेशन में हम सिर्फ कौन सी ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई करते हैं? जो मॉनेटरी होती है। रिमेम्बर, जो मॉनेटरी होती है, फिर हम उसको मेजर करते हैं। आजा आजा आजा, जो मॉनेटरी फॉर्म में होती है, यानी कि ट्रांजैक्शंस कौन सी फॉर्म में होती हैं? यानी कि ट्रांजैक्शंस कौन सी फॉर्म में होती है? मॉनेटरी फॉर्म में होती हैं। तो हम सिर्फ मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई करते हैं। डन। मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई करने के बाद हम उसको क्या करते हैं? मेजर। रिमेम्बर, बताओ किससे मेजर करते हैं? एक सेकेंड, चलो अब आपको ज्यादा अच्छे समझ में आ जाएगा। चलिए बताइए, कौन सी ट्रांजैक्शंस को हम आइडेंटिफाई करते हैं? ये लो, अब बताओ कौन सी ट्रांजैक्शंस को हम आइडेंटिफाई करते हैं जो किस फॉर्म में होती है? मॉनेटरी। जो ट्रांजैक्शंस मॉनेटरी फॉर्म में नहीं होती हम उसको आइडेंटिफाई नहीं करते हैं। तो सिर्फ मॉनेटरी फॉर्म की ट्रांजैक्शंस को ही हम आइडेंटिफाई करते हैं। मेजर किसमें करते हैं? इन द टर्म्स ऑफ रुपीज। ठीक है जी, इन द टर्म्स ऑफ रुपीज हम ट्रांजैक्शंस को मेजर करते हैं, क्योंकि हम इंडिया में रहते हैं। अब बताओ, रिकॉर्डिंग के लिए हम क्या प्रिपेयर करते हैं? जर्नल एंट्री। रिकॉर्डिंग के लिए हम क्या प्रिपेयर करते हैं? जर्नल एंट्रीज। और जर्नल एंट्रीज हमेशा कौन से ऑर्डर में होनी चाहिए? क्रोनोलॉजिकल। क्रोनोलॉजिकल, क्रोनोलॉजिकल।
हमेशा जर्नल एंट्रीज कौन से ऑर्डर में होनी चाहिए? क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होनी चाहिए, यानी कि जर्नल एंट्रीज के बीच में किसी भी तरीके का कोई भी गैप नहीं होना चाहिए। जर्नल एंट्री की फॉर्म में ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड किया जाएगा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। अब बताओ क्लासिफाई करते वक्त क्या बनाते हैं? क्लासिफाई करते वक्त हर एक का सेपरेट क्या बनाते हैं? हेड। हर एक का सेपरेट हेड, और उस सेपरेट हेड का नाम होता है दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज लेजर। उस सेपरेट हेड का नाम क्या होता है? लेजर। ठीक है जी, ये सब आपको याद होगा। ठीक है, मैं इस हिसाब से चल रही हूँ कि ये सब आपको याद होगा। जब हम समरी तैयार करते हैं, समरी हम कब तैयार करते हैं? ईयर के एंड में। याद आया? समरी हम कब तैयार करते हैं? ईयर के एंड में। और ईयर के एंड में जब हम समरी तैयार करते हैं तो हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। चलो याद करो, और क्या बनाते हैं? ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, ट्रेडिंग एंड P&L बनाते हैं, और हम बनाते हैं साथ में बैलेंस शीट। तो हम क्या क्या बनाते हैं? एक तो हम ईयर के एंड में करते हैं, ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, ट्रेडिंग बनाते हैं, P&L बनाते हैं, और साथ में बनाते हैं बैलेंस शीट। ठीक है जी, तो ये सारी चीजें हम प्रिपेयर करते हैं एट द एंड ऑफ द ईयर। क्लियर? आई होप डन। चलो एक बार और रिकॉल कर लो। आइडेंटिफिकेशन एंड मेजरमेंट, सिर्फ कौन सी ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई किया जाता है? जो मॉनिटरी है। फिर उसको मेजर किया जाता है इन द टर्म्स ऑफ रुपीस। फिर हम उसको रिकॉर्ड करते हैं इन द फॉर्म ऑफ जर्नल एंट्री क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। क्लासिफाइंग में हम हर एक का सेपरेट हेड बनाते हैं दैट इज लेजर। समराइजिंग हम ईयर के एंड में करते हैं जिसमें हम तीन चीजें बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग एंड P&L एंड बैलेंस शीट। फिर हम एनालाइज करते हैं। चलो आंसर चाहिए मुझे आपसे, क्या कौन कौन सी दो पोजीशन हम बिजनेस की एनालाइज करते हैं? बहुत अच्छे से पढ़ाई है मैंने आपको। एक तो फाइनेंशियल पोजीशन, एक कौन सी पोजीशन एनालाइज करते हैं? फाइनेंशियल पोजीशन। और दूसरी कौन सी पोजीशन एनालाइज करते हैं? प्रॉफिटेबिलिटी पोजीशन। तो दो पोजीशंस हम एंड में एनालाइज करते हैं जब हमारे सारे अकाउंट्स रेडी हो जाते हैं। यानी कि जब हमने आइडेंटिफिकेशन मेजरमेंट करा तब हमने ये देखा कि अकाउंट्स में कौन कौन सी ट्रांजेक्शंस आएंगी। फिर हमने रिकॉर्ड करी जर्नल एंट्री की फॉर्म में, क्लासिफाई सेपरेट हेड्स बनाए लेजर की फॉर्म में। फिर हमने समराइज किया ईयर के एंड में जिसमें हमने ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग एंड P&L और बैलेंस शीट बनाई। एनालाइज करेंगे दो पोजीशंस को, फाइनेंशियल पोजीशंस को और प्रॉफिटेबिलिटी पोजीशन को। फाइनेंशियल पोजीशन मतलब कि बिजनेस कैसे चल रहा है, बिजनेस के पास कितने एसेट्स है, कितनी लायबिलिटीज है, जो वर्ड्स आपको भी समझ में नहीं आ रहे होंगे। तो फाइनेंशियल पोजीशन एनालाइज करना मतलब कि कहीं बिजनेस डूबने वाला तो नहीं है, मैंने आपको पहले बताया था। और प्रॉफिटेबिलिटी पोजीशन मतलब कि प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। और फिर हम लास्ट में सारी इंफॉर्मेशन किसको कम्युनिकेट कर देंगे? यूजर्स को। और हमारे पास कितने यूजर्स होते हैं? दो, इंटरनल एंड external. चलो, we have two users, internal and external. Remember who are the internal users? ये तो रिकैप है तो जल्दी जल्दी चलाएंगे। अच्छा, यहाँ पे अगर आपको ध्यान से दिख रहा हो, दिखना भी चाहिए, ठीक है जी। तो यहाँ पे टोटल हमारे पास कितने स्टेप्स है इस चीज के? 6। देखो ध्यान से देखो, टोटल कितने स्टेप्स है? 6। कुछ बुक्स में ये 7 भी है, जिन्होंने आइडेंटिफिकेशन अलग कर रखा है, मेजरमेंट अलग, तो वो भी चलेगा। आइडेंटिफिकेशन होगा सबसे पहले फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन का। मुझे रिकैप चाहिए, तो बी क्विक। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अकाउंट्स? इट इज एन आर्ट of identification, measurement, recording, classifying, summarizing, analyzing and communication of financial information. लिखवा दी थी पिछली क्लास में। आइडेंटिफिकेशन होगा, मेजरमेंट होगा, रिकॉर्डिंग होगी, क्लासिफाइंग होगी, समराइजिंग, एनालाइजिंग एंड कम्युनिकेशन टू द यूजर्स। वी हैव टू यूजर्स जो हमारे अकाउंट्स की इंफॉर्मेशन में इंटरेस्टेड होते हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। याद करके थोड़ा सा जल्दी बताना है आपको। इंटरनल यूजर्स कौन कौन से होते हैं? हाँ जी, इंटरनल यूजर्स। सबसे बड़ा इंटरनल यूजर कौन सा बताया था आपको? ओनर। ओनर क्यों इंटरेस्टेड होता है बिजनेस के बारे में जानने में? क्योंकि उसका पैसा इन्वेस्टेड है। दूसरे होती है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट क्यों होती है? क्योंकि उनको डिसीजंस लेने हैं। और तीसरे होते हैं हमारे बेचारे एम्प्लॉइज, क्योंकि उनकी सैलरी इसी चीज पर डिपेंड करती है। तो दीज ऑल 3 आर द इंटरनल यूजर्स जो बिजनेस की इंफॉर्मेशन जानने में, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जानने में, ईयर के एंड में जब आप अकाउंट्स को दिखाते हो तो उसमें इंटरेस्टेड होता है, बट पूरे साल आप उसको बनाने के लिए मेहनत करते हो। ठीक है जी। एक्सटर्नल यूजर्स जो आपकी ये सारी जो आप मेहनत ऊपर कर रहे हो 6 स्टेप्स में, वो जानने में एक्सटर्नल यूजर्स कौन कौन से इंटरेस्टेड है? एक तो गवर्नमेंट। याद है गवर्नमेंट क्यों इंटरेस्टेड होती है? क्योंकि गवर्नमेंट को आप पे क्या लिवाई कराना है? टैक्स। तो टैक्स के लिए गवर्नमेंट आपके अकाउंट्स में काफी इंटरेस्टेड होती है। गवर्नमेंट के अलावा इन्वेस्टर्स,
इन्वेस्टर्स जो आपके बिजनेस में फर्दर पैसा इन्वेस्ट करने वाले हैं। कोर्ट, अगर आप इसको एविडेंस की तरह दिखाना चाहो कोर्ट में तो भी ये वैलिड एविडेंस माने जाते हैं अकाउंट्स। और बैंक, अगर आपको बैंक से क्या लेना है, लोन, तो बैंक भी आपके अकाउंट्स को चेक करता है। क्लियर है? आज के क्वेश्चन से स्टार्ट करें फटाफट से। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग? अब दीदी आपने तो बुक कीपिंग वर्ड तो सुना ही नहीं है ना? अकाउंटिंग वर्ड तो फिर भी हम कुछ दिनों से सुन रहे हैं, बट बुक कीपिंग वर्ड ऐसा वर्ड है जो आपने कभी भी अभी तक नहीं सुना है। तो कुछ नहीं है, फर्क कुछ नहीं है। देखो क्या है, मैं इसको यहाँ से बहुत ध्यान से देखना कि स्क्रीन पे क्या होगा। ठीक है, ये 6 स्टेप्स है। डन? तो ये 6 स्टेप्स जो है वो अकाउंटेंसी है। क्लियर? ये देखो यहाँ पे आपको स्पॉटलाइट दिख रही होगी स्क्रीन पे। ये जो 6 स्टेप्स हैं, ये 6 स्टेप्स अकाउंटेंसी है। क्लियर? अगर मैं इसको हाफ हाफ में बांट दूं, ध्यान से देखना, ऐसे, अरे दीदी ये क्या हो गया ये लो, ऐसे ज्यादा बेटर है। ठीक है, अगर हम इसको ऐसे बांट दें, 3 स्टेप्स ऊपर और 3 स्टेप्स नीचे, पूरा बांट दो, ये लो। ठीक है, क्या हुआ, 3 ऊपर हो गए, 3 नीचे हो गए। अब जो 3 ऊपर है, आइडेंटिफिकेशन एंड मेजरमेंट, रिकॉर्डिंग और क्लासिफाइंग, दिस इज बुक कीपिंग। ठीक है, और जो नीचे के 3 स्टेप्स हैं, दिस इज अकाउंटिंग। जो नीचे के 3 स्टेप्स है, दिस इज अकाउंटिंग, और जो ऊपर के 3 स्टेप्स है, दिस इज बुक कीपिंग। ये वाले जो 3 स्टेप्स है ना, आइडेंटिफिकेशन एंड मेजरमेंट, रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफाइंग, ये बुक कीपिंग कहलाती है, ये अकाउंटिंग कहलाती है। 6 के 6 मिला के अकाउंटेंसी कहलाते हैं। दोबारा से सुनो, ये 3, बोलो बोलो बोलो, बी क्विक, ये 3, ये बोलो, ये 3, ये क्या, ये 3 बुक कीपिंग, ये 3, ये क्या, ये अकाउंटिंग। और अगर मैं दोनों को जोड़ दूं तो क्या बन जाएगी, अकाउंटेंसी। दोबारा बोलिए, शुरू के 3 स्टेप्स बुक कीपिंग, आखिरी के 3 स्टेप्स अकाउंटिंग, 6 के 6 स्टेप्स अकाउंटेंसी। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग, अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग? बुक कीपिंग का मतलब होता है, अगर बच्चे, देखो मतलब कुछ नहीं होता। अगर हम बात करें बुक कीपिंग की, तो बुक कीपिंग में क्या क्या चीजें आती हैं? बुक कीपिंग में आता है, एक तो हमारा आइडेंटिफिकेशन। अगर हम इसकी बात करते हैं तो बुक कीपिंग में आता है आइडेंटिफिकेशन एंड मेजरमेंट, ये बुक कीपिंग में आ गया। आइडेंटिफिकेशन एंड मेजरमेंट बुक कीपिंग में आ गया। इसके अलावा रिकॉर्डिंग, ये भी इसमें आएगा, और क्लासिफाइंग भी इसमें आएगा। तो क्या क्या आ गया बुक कीपिंग में? आइडेंटिफिकेशन एंड मेजरमेंट, रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफाइंग। और अगर हम बात करें अकाउंटिंग की, तो अकाउंटिंग में क्या क्या आ जाएगा? समराइजिंग का काम, समराइजिंग वाला काम, एनालाइजिंग वाला काम, और कम्युनिकेशन वाला काम, कम्युनिकेशन वाला काम। ये 3 काम अकाउंटिंग में आते हैं, और वो 3 काम बुक कीपिंग में आते हैं, और दोनों को अगर मिला दे तो क्या बन जाता है? अकाउंटेंसी। एक डिफरेंस और समझाती हूँ आपको। अगर मैं बुक कीपिंग की बात करूं तो मुझे सिर्फ क्या काम करना है? ट्रांजेक्शन्स को आइडेंटिफाई करना है, मेजर करना है, रिकॉर्ड करना है, और क्लासिफाई करना है, इतना ही काम करना है ना। और अगर मैं अकाउंटिंग की बात करती हूँ तो मुझे प्रॉपर समरी तैयार करनी है, जो कि कब तैयार की जाएगी? ईयर के एंड में। फिर ईयर के एंड में एनालाइज किया जाएगा पोजीशन को, और कम्युनिकेट भी कब किया जाएगा? ईयर के एंड में। तो अगर मैं एक और छोटा सा डिफरेंस बनाना चाहूँ तो मैं ये बना सकती हूँ कि बेटा जी, जो बुक कीपिंग वाला काम है ना, वो ड्यूरिंग द ईयर चलता है। अगर आप ध्यान से सुनो, ड्यूरिंग द ईयर मतलब कि पूरे साल चलता रहता है, और जो अकाउंटिंग वाला काम होता है यूजुअली, वो कब होता है? एट द एंड ऑफ द ईयर। अब आप बताओ, आपको वैलिड रीजन लगता है कि नहीं? जो बुक कीपिंग वाला काम है वो तो रेगुलरली चलता ही जा रहा है ड्यूरिंग द ईयर,
लेकिन जो अकाउंटिंग का काम है वो तब होता है जब ईयर एंड होता है। ईयर कब एंड होता है, पहले भी समझाया था, 31 मार्च, और नेक्स्ट सेशन कब स्टार्ट होता है, 1 अप्रैल। तो वो वाला काम, जो अकाउंटिंग वाला काम है, वो ईयर के एंड में होता है, और बुक कीपिंग वाला काम लगातार पूरे साल चलता रहता है। जैसे कि आइडेंटिफाई करना ट्रांजेक्शन को, कौन सी आएगी कौन सी नहीं आएगी, फिर उसको रुपये में मेजर करना, उसकी जर्नल एंट्री करना, क्योंकि जर्नल एंट्री हमेशा कौन से ऑर्डर में होती है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। तो इट कीप्स ऑन गोइंग डेट वाइज, तो पूरे साल ही चलेगी। फिर पूरे साल जैसे ही हम उसको रिकॉर्ड करते हैं, हम साथ साथ क्या बनाते हैं, सेपरेट हेड्स, मैंने पहले भी बताया था, साथ साथ सेपरेट हेड्स बनाते हैं। तो लेजर्स भी पूरे साल बनेंगे, लेकिन ईयर के एंड में क्या क्या होगा, ट्रायल बैलेंस बनेगा, ट्रेडिंग P&L, बैलेंस शीट, फाइनेंशियल पोजीशन निकलेगी, प्रॉफिटेबिलिटी पोजीशन निकलेगी, और जो भी पोजीशन निकलेगी वो यूजर्स को कम्युनिकेट कर दी जाएगी। तो अकाउंटिंग कब होती है, ईयर के एंड में, और बुक कीपिंग कब होती है, ड्यूरिंग द ईयर। एक और डिफरेंस मैं आपसे पूछती हूँ, कौन सा काम जूनियर स्टाफ करता है और कौन सा काम सीनियर स्टाफ करता है, ठीक है। हो सकता है कुछ बच्चों के दिमाग में आ गया हो, जिनके दिमाग में नहीं आया उनके लिए एक थोड़ा सा आइडिया। मैं आपको जर्नल एंट्री 11th में ही सिखाऊंगी, आइडेंटिफिकेशन एंड मेजरमेंट भी 11th में सिखाऊंगी, क्लासिफाई करना भी 11th में सिखाऊंगी, समराइजिंग का थोड़ा सा पार्ट 11th 12th में आएगा, ज्यादा नहीं आएगा। एनालाइजिंग और कम्युनिकेशन आप ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे सीखते हो। अच्छा, ये क्या कहना चाहती हूँ कि जो बुक कीपिंग का काम होता है ना बच्चे, वो जूनियर स्टाफ भी परफॉर्म कर सकता है, अगर अब आप दिमाग लगाओ। जूनियर स्टाफ परफॉर्म करता है, क्योंकि ये तो आप अभी सीख लोगे कि रिकॉर्डिंग और क्लासिफाइंग कैसे करते हैं। विद इन 1 मंथ आपको रिकॉर्डिंग और क्लासिफाइंग करना आ जाएगा, तो ये काम तो आप भी कर लोगे। तो इसलिए बुक कीपिंग का काम जूनियर स्टाफ करता है, बट जो अकाउंटिंग का काम है, जो ईयर के एंड में होता है, इसे करता है सीनियर स्टाफ। इसके लिए सीनियर स्टाफ अपॉइंट किया जाता है, जो अकाउंटिंग वाले काम को करता है। अच्छा, अगर मैं बुक कीपिंग वाला काम करूं, एक और डिफरेंस बहुत अच्छा लिखा हुआ है टीएस गरेवाल में, नो टेक्निकल स्किल्स रिक्वायर्ड, नो टेक्निकल स्किल्स रिक्वायर्ड। इसके लिए हमें कोई टेक्निकल स्किल्स नहीं चाहिए, नो टेक्निकल स्किल्स रिक्वायर्ड। और अगर मैं अकाउंटिंग की बात करूं, तो अकाउंटिंग आपको ईयर के एंड में करनी है, आपको पोजीशंस को एनालाइज करना पड़ेगा बच्चे, तो इसके लिए आपको टेक्निकल स्किल्स चाहिए होती है। आपको काफी पढ़ा लिखा होना पड़ेगा कि ईयर के एंड में जो सारा डाटा कलेक्ट होकर आपके पास आया, आप कैसे उससे ट्रेडिंग P&L और बैलेंस शीट बनाओगे, वो थोड़ा सा टफ टास्क है। पोजीशंस निकालना थोड़ा सा टफ टास्क है, यूजर्स को कम्युनिकेट करना थोड़ा सा टफ टास्क है, इसीलिए उसको सीनियर स्टाफ करता है, और इसीलिए टेक्निकल स्किल्स उसमें चाहिए होती है, और वो काम एट द एंड ऑफ द ईयर होता है। यानी अकाउंटिंग इज परफॉर्म्ड एट द एंड ऑफ द ईयर एंड बुक कीपिंग इज परफॉर्म्ड ड्यूरिंग द ईयर, एंड बुक कीपिंग प्लस अकाउंटिंग इज इक्वल्स टू अकाउंटेंसी। क्लियर है। एक रिक्वेस्ट हमारे पास आई थी कि दीदी अकाउंट्स के लेक्चर्स को थोड़ा सा फास्ट कर दो, तो बस बच्चे फास्ट कर दिया, आज से बहुत सारे टॉपिक्स आज करेंगे, तो फटाफट बच्चे इसको नोट करिए। 3 क्वेश्चंस अच्छे से याद कर लो। अब हम अकाउंट्स के लेक्चर्स को रेगुलरली अपलोड करने वाले हैं, तो बिल्कुल जरा फटाफट से स्पीड पकड़ लो अकाउंट्स में। एक तो अकाउंट्स की डेफिनेशन याद होनी चाहिए, जो मैं बोल रही हूँ, इट इज एन आर्ट ऑफ आइडेंटिफिकेशन, मेजरमेंट, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, summarizing, analyzing and communication of financial information to the users. Accounting is an art of identification, measurement, recording, classifying, summarizing, analyzing and communication of financial information to the users. How many users we have? 2, internal and external. Internal में we have owner, management and employees, and external में we have, अच्छा एक्सटर्नल हमने लिखे नहीं, अच्छा लिखे थे, आई गेस सब हो गए है ना, हमने लिखे थे। एक्सटर्नल में भूत आ गया। एक्सटर्नल में वी हैव गवर्नमेंट, जैसा कि हमने पहले भी कहा था, एक्सटर्नल में वी हैव गवर्नमेंट, एक्सटर्नल में वी हैव गवर्नमेंट, कोर्ट, बैंक, इन्वेस्टर्स। ठीक है जी, ये सारे हमारे कौन से यूजर्स हो जाते हैं, एक्सटर्नल यूजर्स। एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग? अगर शुरू के 3 स्टेप देखोगे तो बुक कीपिंग है, नीचे के 3 स्टेप देखोगे तो अकाउंटिंग है। ये जूनियर स्टाफ करता है, ये सीनियर स्टाफ करता है, इसके लिए टेक्निकल स्किल्स नहीं चाहिए, इसके लिए चाहिए, ये पूरे साल होता है, ये साल के एंड में होता है। क्लियर है। एक लास्ट टाइम एक छोटा सा रिकैप ले, फिर हम नोट कर लेना। ये तीनों काम बुक कीपिंग, ये तीनों काम अकाउंटिंग, ये वाले तीनों काम पूरे साल होते हैं, ये वाले तीनों काम साल के एंड में होते हैं। ये जूनियर स्टाफ करता है, ये सीनियर स्टाफ करता है, इसके लिए टेक्निकल स्किल्स नहीं चाहिए, इसके लिए टेक्निकल स्किल्स चाहिए। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग।
हरी अप, बी क्विक। बहुत अच्छा अच्छा लिखा हुआ है आज तो भाई, नोट कर लो। कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी अब देखने में भी आई गेस। और मैं नया टॉपिक रेडी करती हूँ, बी क्विक। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटेंसी। ठीक है जी, अभी तक आपने बहुत कुछ पढ़ लिया है, अब आपको अकाउंट्स दिमाग में जा रहा होगा कि क्या पढ़ाना चाह रहे हैं आपको और क्या चीजें क्लियर होंगी। ठीक है जी, मैंने आपको डेफिनेशन पढ़ा दिया, फिर से वही चली गई नजर। ठीक है, थोड़ा मैं कैमरा फोकस नहीं कर पाती, समझ गई मैं। ठीक है, तो एक हमने आपको अकाउंट्स की डेफिनेशन पढ़ा दी, एक हमने आपको अकाउंट्स के एट्रीब्यूट्स और कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ाए हैं, एक हमने आपको अकाउंटेंसी के यूजर्स पढ़ाए हैं, और एक हमने आपको पढ़ाया डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। चैप्टर ऑलमोस्ट एंड पे है। ठीक है जी, फटाफट से एंड करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में एंड हो जाएगा, और वैसे भी अब तो रेगुलर लेक्चर्स चलेंगे। व्हाट आर दी एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटेंसी, क्वेश्चन ये है कि व्हाट आर दी एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटेंसी, अकाउंटेंसी के क्या फायदे हैं। ठीक है, मैं आपसे चाहती हूँ, क्या है बेसिकली, एक बहुत सिंपल सी बात बताती हूँ आपको। कुछ जगह ये ना 3 क्वेश्चन है बुक में। अब क्वेश्चंस ये है कि जहां पे आइडेंटिफिकेशन है, 3 क्वेश्चंस हैं, और मुझे ऐसा लगता है बेसिकली कि तीनों क्वेश्चंस एक जैसे हैं। अब चाहे आप बोल लो एडवांटेजेस, ठीक है, चाहे आप बोल लो एडवांटेजेस की जगह, चाहे आप बोल लो एडवांटेजेस की जगह फंक्शंस, ठीक है जी, चाहे आप बोल लो ऑब्जेक्टिव्स। वैसे जब आप इसको एनसीईआरटी से या बुक से पढ़ते हो, या अगर आप कहीं और पढ़ते हो, ठीक है जी, तो वो आपको ये 3 क्वेश्चन अलग अलग पढ़ाएंगे। फंक्शंस अलग, एडवांटेजेस अलग, ऑब्जेक्टिव्स अलग। मतलब क्या है, एडवांटेजेस मतलब अकाउंट्स के क्या फायदे हैं, फंक्शंस मतलब कि अकाउंट्स क्या क्या काम करता है, दिस इज फंक्शंस। ऑब्जेक्टिव्स मतलब कि अकाउंट्स क्यों करा जाता है, वही बात है। मतलब मुझे प्रैक्टिकली ऐसा लगता है कि तीनों क्वेश्चंस में एक ही आंसर चल सकता है। ठीक है जी, और इसके लिए अलग अलग आंसर्स को याद करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। और मैं भी आपको यही सजेस्ट करूंगी कि बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, एडवांटेजेस, फंक्शंस, ऑब्जेक्टिव्स आप एक ही बनाओ, वो आपके लिए ज्यादा बेटर है, रादर देन कि आप 3 अलग अलग क्वेश्चंस को याद करो। ठीक है जी, कुछ कॉमन पॉइंट्स उठा लेते हैं जो एडवांटेजेस में भी चल जाएंगे, फंक्शंस में भी और ऑब्जेक्टिव्स में भी। क्लियर है? तो स्टार्ट करते हैं। आपको तो वैसे भी बढ़िया लग रहा है कि 3 क्वेश्चन एक में ही खत्म हो गए और फ्री हो गए टाइम से। ठीक है जी, तो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे हम। सबसे पहला एडवांटेजेस, फंक्शंस एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंट्स। आप अकाउंट्स के बारे में बहुत कुछ पढ़ के आए हो। चैप्टर 1 थ्योरी है, ठीक है, चैप्टर 2 भी थ्योरी है, चैप्टर 3 भी थ्योरी है, चैप्टर 4 भी थ्योरी है, चैप्टर 5 न्यूमेरिकल है। ठीक है जी, तो थोड़ा सा भी थ्योरी रहेगी, फिर न्यूमेरिकल ही न्यूमेरिकल है, फिर इतना न्यूमेरिकल है कि आप थक जाओगे, न्यूमेरिकल खत्म नहीं होगा। तो थोड़ी सी अकाउंट्स की थ्योरी को अच्छे से पढ़ लीजिए। आपने अकाउंट्स के बारे में बहुत कुछ पढ़ा है, तो बहुत कुछ पढ़ने के बाद मुझे फटाफट से एक कंक्लूजन दो कि क्या अकाउंट्स के कुछ फायदे हैं आपने जितना पढ़ा। सबसे पहला, अगर मैं अकाउंट्स को प्रॉपरली मेंटेन करती हूँ तो मैं अपने बिजनेस की, एक बहुत अच्छी बात बताती हूँ आपको, मैं अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को और प्रॉफिटेबिलिटी पोजीशन को, याद है मैंने पहले भी बताया था आपको, एंड प्रॉफिटेबिलिटी पोजीशन को एनालाइज कर सकती हूँ। इट हेल्प्स मी इन एनालाइजिंग फाइनेंशियल पोजीशन एंड प्रॉफिटेबिलिटी पोजीशन। तो इन दोनों पोजीशंस को, चाहे वो फाइनेंशियल पोजीशन हो चाहे वो प्रॉफिटेबिलिटी पोजीशन हो, हम दोनों पोजीशंस को इजीली एनालाइज कर सकते हैं। अरे क्या हुआ, प्रॉफिटेबिलिटी, ठीक है जी, तो हम दोनों पोजीशंस को इजीली एनालाइज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अकाउंट्स। अभी तक शायद आपको ये क्लियर नहीं हुआ होगा कि व्हाट इज फाइनेंशियल पोजीशन एंड व्हाट इज प्रॉफिटेबिलिटी पोजीशन। तो आपको थोड़ा सा बता देते, देखो जो फाइनेंशियल पोजीशन होती है वो बिजनेस का ये बताती है कि बिजनेस सॉल्वेंट है या इंसॉल्वेंट है। व्हाट यू मीन बाय सॉल्वेंट है या इंसॉल्वेंट है? इंसॉल्वेंट मतलब कि कहीं बिजनेस डूबने तो नहीं वाला है। ठीक है, इसमें कुछ वर्ड्स हैं
जो आपको समझ में थोड़ी देर से आएंगे, लेकिन हम नोट अभी कर देते हैं। फाइनेंशियल पोजीशन जो होती है ना, दैट इज रिलेटेड टू, जो हमारी फाइनेंशियल पोजीशन होती है, जो भी हमारी फाइनेंशियल पोजीशन होती है, दैट इज रिलेटेड टू एसेट्स एंड लायबिलिटीज। अब आपने ये वर्ड ही नहीं पढ़े अभी, इसलिए मैं इसको अवॉइड कर रही थी, क्योंकि आपने अब तक एसेट्स एंड लायबिलिटीज वाले वर्ड ही नहीं पढ़े। एसेट्स एंड लायबिलिटीज से रिलेटेड होती है। अब व्हाट डू यू मीन बाय एसेट्स एंड लायबिलिटीज? एसेट्स एंड लायबिलिटीज मतलब, एसेट्स मतलब जो बिजनेस में आपके क्या हक है, क्या क्या चीजें आप ओन करते हो, और लायबिलिटीज मतलब जो आपके कर्जे होते हैं। तो इससे रिलेटेड फाइनेंशियल पोजीशन होती है। और जो प्रॉफिटेबिलिटी पोजीशन होती है, जिसे आप अपनी प्रॉफिटेबिलिटी पोजीशन बोलते हो, प्रॉफिटेबिलिटी पोजीशन रिलेटेड होती है विद प्रॉफिट एंड लॉस, जो आपको पता भी है, विद प्रॉफिट एंड लॉस। ये प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड होती है। ये डिफरेंस है दोनों में। अब बहुत ध्यान से देखो, आपको और क्लियर हो जाएगा जो भी डिफरेंस आप पढ़ रहे हो। बेसिकली क्या है कि अगर मैं बात करती हूँ अकाउंट्स के एडवांटेजेस के, तो दो फायदे हैं। एक तो अकाउंट्स मुझे फाइनेंशियल पोजीशन एनालाइज करने में हेल्प करेगा। कैसे हेल्प करेगा? इससे मैं पता लगा सकती हूँ कि कहीं मेरा बिजनेस डूबने तो नहीं वाला। अगर मेरा बिजनेस डूबने वाला है तो मैं उसको पहले ही बचा लूंगी। देन प्रॉफिटेबिलिटी पोजीशन मतलब प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस है, बिजनेस प्रॉफिट में चल रहा है कि लॉस में चल रहा है, ये अकाउंट्स का एक फायदा है। अगर हम बात करें दूसरे फायदे की, तो अकाउंट्स का दूसरा फायदा ये है, ध्यान से सुनना है। अकाउंट्स का दूसरा फायदा ये है कि अकाउंट्स की मदद से आप, इट हेल्प्स, पूरा लिख देती हूँ मैं आपके लिए, इट हेल्प्स टू रिकॉर्ड, टू हैव, इट हेल्प्स to have systematic record of all, कौन सी वाली ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड होती है इसमें? फाइनेंशियल। सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। तो अकाउंट्स का सबसे बड़ा फायदा यह है कि अकाउंट्स हेल्प्स यू, it helps to have systematic record of all financial transactions। ये आपको मदद करता है कि आप फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन का पूरा सिस्टमैटिक रिकॉर्ड अपने पास रख सकते हो। वैसे भी अकाउंट्स में सिर्फ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन ही रिकॉर्ड होती है, नॉन फाइनेंशियल तो होती नहीं है ना। फाइनेंशियल का मतलब समझते हो? फाइनेंशियल मतलब सिर्फ कौन सी वाली ट्रांजेक्शन? मॉनेटरी, क्योंकि नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं होती है। तो सबसे पहला फायदा, एक तो आप इससे अपनी फाइनेंशियल पोजीशन और प्रॉफिटेबिलिटी पोजीशन को एनालाइज कर सकते हो। दूसरा फायदा, इट हेल्प्स टू हैव सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल फाइनेंशियल एंड मॉनेटरी ट्रांजेक्शंस। जितनी भी आपकी मॉनेटरी ट्रांजेक्शन है उसका सिस्टमैटिक रिकॉर्ड आप अपने पास रख सकते हो, जो रिकॉर्ड बेसिकली आपके पास कितने साल का रहता है? 1 साल का। ठीक है जी। तीसरे फायदे की भी बात कर लेते हैं। एक तो यही हो गया। तीसरा फायदा जो अकाउंट्स का है वो भी आपको बहुत अच्छा लगेगा। इट हेल्प्स द मैनेजमेंट, इट हेल्प्स द मैनेजमेंट टू, इट हेल्प्स द मैनेजमेंट, चलो बताओ ये मैनेजमेंट को कैसे हेल्प करता है? इट हेल्प्स द मैनेजमेंट। अकाउंट्स जो है वो एक तो सिस्टमैटिक रिकॉर्ड बनाने में हेल्प करता है, फाइनेंशियल और प्रॉफिटेबिलिटी पोजीशन एनालाइज करने में हेल्प करता है। सब याद है आपको, ज्यादा ध्यान, ज्यादा फोर्स करके समझाने की जरूरत है, क्योंकि वही पुरानी चीजें पूरे चैप्टर में चलेंगी। इट हेल्प्स द मैनेजमेंट, ये मैनेजमेंट को हेल्प करता है क्या लेने में? डिसीजंस। पहले भी बताया था मैंने आपको, ये मैनेजमेंट को क्या हेल्प लेने में करता है? क्या लेने में हेल्प करता है? डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है, और बहुत ज्यादा हेल्प करता है, थोड़ी हेल्प नहीं, बहुत ज्यादा हेल्प करता है। तो एक तो ये मैनेजमेंट को डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है, फाइनेंशियल और मॉनेटरी ट्रांजेक्शन्स का रिकॉर्ड बनाने में हेल्प करता है, ठीक है जी, फाइनेंशियल और प्रॉफिटेबिलिटी पोजीशन को एनालाइज करने में हेल्प करता है। और कुछ बता सकते हो और क्या फायदे हैं अकाउंट्स के? मैंने 3 बता दिया, एक आधा आप सोचो, चलो जल्दी से। एक तो चलो दोनों पोजीशन एनालाइज कर लूंगा, ठीक है। सिस्टमैटिक रिकॉर्ड रहेगा सारे फाइनेंशियल और मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस का, ठीक है। ये मैनेजमेंट को भी हेल्प करेगा डिसीजन मेकिंग में, जो आपने पहले ही यूजर्स में पढ़ लिया, ठीक है। इसके अलावा अगर लिखना चाहूँ लिख सकती हूँ, इट हेल्प्स, फिर ना वो कॉमन पॉइंट्स आ जाएंगे यूजर वाले, इसलिए नहीं लिख रही हूँ मैं। इट हेल्प्स गवर्नमेंट, ठीक है। इट हेल्प्स अपार्ट फ्रॉम गवर्नमेंट, इट हेल्प्स बैंक्स, इट हेल्प्स कोर्ट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है जी। उन सबको तो ये हेल्प करता ही है। चलो और एक लास्ट पॉइंट फिर हम एंड करते हैं।
It helps to have a systematic record of all financial and monetary transactions. दोनों पोजीशंस को एनालाइज करने में हेल्प करता है, मैनेजमेंट को डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है, गवर्नमेंट बैंक्स और कोर्ट्स को हेल्प करता है। याद है गवर्नमेंट बैंक्स और कोर्ट को किस चीज में हेल्प करता है? गवर्नमेंट को किस में हेल्प करता है? गवर्नमेंट को टैक्स में। याद होना चाहिए यार, अब तो इतना सारा बढ़ गया। बैंक्स को किस चीज में हेल्प करता है? जब आपको क्या लेना होता है बैंक से? लोन। और कोर्ट को किस चीज में हेल्प करता है? एज एन एविडेंस। क्लियर है? रिस्पेक्टिवली मतलब कि जो पहले है उसका पता है। ठीक है जी, तो ये सब इन सब लोगों को हेल्प करता है। अब हम एक लास्ट पॉइंट पे चलते हैं। और क्या फायदा है अकाउंट्स का? जल्दी से, मुझे नुकसान भी पढ़ा रहे हैं भाई। सबसे बड़ा फायदा और लास्ट बात, अकाउंट्स का सबसे बड़ा फायदा, इट रिप्लेसेस मेमोरी। अकाउंट्स हमारी मेमोरी को रिप्लेस करता है। रिप्लेस करना मतलब कि हम कुछ भूल ना जाए, है ना? उस चीज को रिप्लेस करने में कौन हेल्प करता है? अकाउंट्स। अगर मैं अकाउंट्स ही नहीं बनाऊंगी तो एक आधी ट्रांजेक्शन तो मैं वैसे ही भूल जाऊंगी। इट हेल्प्स यू, देखो बहुत ध्यान से सुनना, इट हेल्प्स यू टू रिमेम्बर ऑल बिजनेस मॉनिटरी ट्रांजेक्शंस। बिजनेस में जितनी भी मॉनिटरी ट्रांजेक्शंस हुई है, इट हेल्प्स यू टू रिमेम्बर ऑल बिजनेस मॉनिटरी ट्रांजेक्शन, क्योंकि आपने हर ट्रांजेक्शन को प्रॉपर्ली क्या कर रखा है? रिकॉर्ड कर रखा है। तो अकाउंट इस चीज का ध्यान देता है। देखो 5 बातें हैं और फटाफट से रिवाइज कर लो। एक तो ये फाइनेंशियल पोजीशन और प्रॉफिटेबिलिटी पोजीशन को एनालाइज करता है। इट हेल्प्स टू हैव सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस। क्या सारी ट्रांजेक्शन का कैसा रिकॉर्ड रखो? सिस्टमैटिक रिकॉर्ड रखो। मैनेजमेंट को डिसीजन में और बाकी सबको भी हेल्प करता है। उसके अलावा इट रिप्लेसेस मेमोरी। इट रिप्लेसेस मेमोरी, इट हेल्प्स यू टू रिमेंबर ऑल द बिजनेस रिलेटेड ट्रांजैक्शंस, क्योंकि आपने उसे प्रॉपर्ली रिकॉर्ड किया। अगर मान लो बच्चे में राम की कोई एक आधी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना भूल गई तो उसके तो मजे आ गए, है ना? पैसे लेने थे और मैं तो लिखना ही भूल गई। अब वो कह रहा जी 12,000 देने हैं। मैंने कहा नहीं नहीं, मेरे खातों के हिसाब से तो 8,000 देने हैं बस। तो 4,000 का राम को फायदा हो गया, क्योंकि मैंने तो अकाउंट ही नहीं बनाए। मुझे पता ही नहीं किसे मैं उधार सामान बेच रही हूँ, किससे पैसे लेने हैं और कितने लेने हैं। क्लियर? तो जब मैं जर्नल एंट्री करती हूँ, लेजर करती हूँ, तो मुझे याद रहता है कि हाँ ठीक है, इसे सामान गया, इतना आया। क्योंकि बिजनेस में क्या होता है, बिजनेस में वी यूज, हमने पहले भी डिस्कस किया, बिजनेस में वी यूज टू हैव नंबर ऑफ ट्रांजेक्शंस। वी यूज टू हैव नंबर ऑफ ट्रांजेक्शंस। तो जब हम इतनी सारी ट्रांजेक्शंस करते हैं तो कभी कभी क्या प्रॉब्लम आती है? हम ट्रांजेक्शंस को भूल जाते हैं। मैंने अप्रैल का बिजली का बिल भरा कि नहीं भरा, याद नहीं आ रहा। और क्या रिकॉर्ड है कि मैंने भरा है कि नहीं भरा है? क्लियर? राम उस दिन कितने का ले गया था यार सामान, फिर उसमें से वो कुछ वापस भी कर गया था, कुछ पैसे भी दे गया था। तो ये सारा खाता मुझे कहाँ मिलेगा? राम के लेजर में। और अगर मुझे देखना है कि किस किस दिन क्या क्या हुआ और कैसे कैसे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में काम हुआ, तो आई हैव टू सी द जर्नल एंट्री, है ना? और लास्ट में सारे डेटा को डालेंगे ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग, P&L और बैलेंस शीट में, और देख लेंगे कि हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है और प्रॉफिटेबिलिटी पोजीशन क्या है। एक चीज आपको और बताऊं, हम बार बार बोलते हैं फाइनेंशियल पोजीशन एंड प्रॉफिटेबिलिटी पोजीशन। जो भी बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन होती है ना, बेसिकली वो पता है किससे पता लगती है? जो भी बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन होती है वो पता लगती है, एक सेकंड, जो भी बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन होती है वो पता लगती है बैलेंस शीट से। आपको याद है मैंने भी आपको 2 वर्ड्स पढ़ाए थे, याद करो। एक तो मैंने आपको कहा फाइनेंशियल पोजीशन, एक मैंने आपको कहा प्रॉफिटेबिलिटी पोजीशन। तो बैलेंस शीट जब आप बनाओगे, अभी आप सीखोगे तो जल्दबाजी नहीं करनी, बैलेंस शीट से आपको पता लगती है फाइनेंशियल पोजीशन। और ट्रेडिंग और P&L वाला जो अकाउंट होता है, रिमेंबर, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये वाला जो अकाउंट होता है ना, इससे आपको ये पता चलता है कि बिजनेस में ये ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट, इससे पता लगती है प्रॉफिटेबिलिटी पोजीशन। तो एसेट्स और लायबिलिटीज आते हैं बैलेंस शीट में। अब आपको ये नहीं पता एसेट्स और लायबिलिटीज क्या होते हैं, तो आप इतना समझो कि बैलेंस शीट से फाइनेंशियल पोजीशन पता लग जाती है और ट्रेडिंग P&L से प्रॉफिटेबिलिटी पोजीशन पता लगती है। फाइनेंशियल पोजीशन मतलब कि कहीं बिजनेस इंसॉल्वेंट ना हो जाए। तो इन सबको हम अकाउंट्स के क्या बोलते हैं? एडवांटेजेस। दीज ऑल आर दी एडवांटेजेस ऑफ अकाउंट्स। क्लियर है? हम इसको भी सेव करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में एक रिकैप देके बस इस चैप्टर को एंड करेंगे।
ठीक है बच्चे, आप भी थक गए होंगे। डन। तो नेक्स्ट लेक्चर पे जो हम कल अपलोड करेंगे, क्योंकि एवरी डे यू विल गेट 1 लेक्चर, ये हमने आपको प्रॉमिस तो कर दिया, तो एवरी डे यू विल गेट 1 लेक्चर। तो नेक्स्ट वीडियो में हम ये लेक्चर एंड कर देंगे, चैप्टर ही एंड कर देंगे और फिर स्टार्ट करेंगे चैप्टर 2। क्लियर है? अच्छा, थैंक यू।